हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास का ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम भारत में यूरोपियों का आगमन इसको कवर करेंगे। इससे पहले हमारी मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने अच्छे से कवर कर लिया है और उससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, तो उन दोनों की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें मैप के साथ आपको सभी बस्तियों के बारे में और सभी युद्ध के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में सामुद्रिक रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई। ठीक है, कि भारत में जो यूरोप के लोग थे वो समुद्री रास्ते की सहायता से भारत में 15वीं सदी के अंत तक आने लगे थे, जिसके बाद यूरोपियों का भारत में आना प्रारंभ हो गया। जो यूरोपीय थे, यूरोप के लोग थे, वो भारत में आने लगे थे। यूरोपियों का जो मुख्य लक्ष्य था वो था भारत में व्यापार करना। इससे पहले जो हमने मध्यकालीन भारत किया था उसमें हमने किया था मुग़ल बादशाह का सभी काल किया है, खिलजी वंश किया था, सैयद वंश। तो उसमें एक चीज़ हमने ये चीज़ देखी थी, जो भारत में आते थे वो आक्रमण करते थे और भारत में राज करने का मेन लक्ष्य था। ठीक है, उनका मेन लक्ष्य था भारत में आक्रमण करके राज करना। वो राजा महाराजा का शासनकाल था। लेकिन जब अंग्रेज का जो पहला हुआ, अंग्रेज या पुर्तगाली जो भी आए, तो उनका जो शुरुआत में लक्ष्य रहा भारत में व्यापार करना। बाद में धीरे धीरे उन्होंने भारत पे शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, शुरुआती लक्ष्य इनका यही था, जो भी यूरोप के लोग भारत में आए थे। तो देखिए, यूरोपियों का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाल के। ये देखिए पुर्तगाल, मैप में देखते जाइएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद आए डच। ठीक है, डच या जिसे नीदरलैंड बोला जाता है, वो उसके बाद आए थे, डच और नीदरलैंड। ठीक है, उसके बाद आए अंग्रेज, जिसे यूनाइटेड किंगडम, वो आए थे। फिर आए थे डैनिश, यानी डेनमार्क के। डेनमार्क के लोग फिर भारत में आए और लास्ट में आए थे फ्रांस के। लास्ट में फ्रांस के लोग भारत में आए थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार इसका क्रम है। ये देखिए यहाँ पे है डेनमार्क। तो इस प्रकार ये भारत में आए थे। तो अब हम आगे देखते हैं इनका क्रम, कि कैसे कैसे किसका क्या क्या प्रभाव रहा। जैसे पुर्तगाली आए तो उन्होंने भारत में क्या क्या योगदान दिया, कहाँ कहाँ पे इन्होंने राज किया, ये सब देखेंगे। डच के बारे में और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यही सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए अब आगे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली 1458 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। यानी वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली और पहला यूरोपीय था जो 1498 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने कालीकट में अपना पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया। कालीकट केरल में अपना पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया। उसके बाद आए डच। ठीक है, पुर्तगाली का हमने किया, अब आए डच। 1602 में भारत आए डच और इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 में। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ये हम देख भी रहे हैं कब आए और कहाँ पे इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। डैनिश नीदरलैंड 1616 में। ठीक है, डैनिश नीदरलैंड नहीं, डैनिश आएगा डेनमार्क, डच वाली नीदरलैंड आएगा। ठीक है, डैनिश यानी डेनमार्क 1616 में भारत आए और उन्होंने तंजौर जिला तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1644 में स्थापित की हुई और 17वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने भारत में व्यापार किया। तो यह था किस प्रकार आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, यही हमें याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे, जैसे अंग्रेज का इंपॉर्टेंट है, सूरत में अपनी स्थापित की। डच मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो भारत आया था। पहला यूरोपीय भी यही था। अब देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखिए कैसे है। आपको तो वैसे बता ही दिया उसमें, अब इससे पहले हमने किया ही है कैसे आए। तो 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इस समय उसका गवर्नर था एल डी अल्मोड़ा।
मुख्यालय इनका था गोवा, पुर्तगालियों का। 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सर थॉमस रा गवर्नर था और कोलकाता इनका मुख्यालय था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, विर्निच ओ गवर्नर था, मसूलीपट्टम मुख्यालय था। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डहस्तमान इसका गवर्नर था, कोबार तमिलनाडु में इनका मुख्यालय था। मुख्यालय देखिएगा जरूरी है कहाँ कहाँ पे इनका मुख्यालय था। 1664 में फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कल्बर्ट मार्टिन और मुख्यालय इनका पुडुचेरी था। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम यूशेलिक्स, ठीक है, इसका गवर्नर था और मोहबर्ग इनका मुख्यालय था। तो ये टोटल कब कब आए, इनका मुख्यालय और इनके गवर्नर कौन कौन थे। तो ये भी आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो मार्ग थे, ठीक है। भारत ये था, यूरोप ये, तो इनको जोड़ने वाले दो मार्ग थे। एक थी फारस की खाड़ी, दूसरा था लाल सागर की खाड़ी। मैप की सहायता से चीज़ों को करने से ये होता है कि हम इस चीज़ को रटते नहीं हैं, उस चीज़ को हम अच्छे से करते हैं। फारस की खाड़ी, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला ईरान होते हुए, ये जो थोड़ा सा अगर हम मैप को बड़ा कर लेते हैं एक टाइम के लिए, ये देखिए ईरान, ईरान देख रहे हैं ना, ये वाला ये देखिए, यहाँ से होता हुआ जो ये देखिए, ये तुर्की, तुर्की से यूरोप, ये हुआ फारस की खाड़ी। और ये देखिए नीचे से, ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो जा रहा है, ये है लाल सागर, ठीक है, जो कि अफ्रीका को इससे यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया या यूरोप से, यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं ना, एशिया महाद्वीप से जो अलग करता है, ठीक है, लाल सागर, ये नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया फारस की खाड़ी, ये नीचे वाला, ठीक है, सऊदी अरब यहाँ से होते हुए जो जाता है, ठीक है, फिर ये यहाँ से तुर्की का होते हुए ये चीज़ है। तो ये है लाल सागर। तो ये दो जो मेन मार्ग थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मतलब मैप का मतलब यही है, कंटेंट आपके लिए थोड़ी देर में आता है कोई भी वीडियो, लेकिन इसको तैयार करने में टाइम लग जाता है कि कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब को सपोर्ट तो नहीं मिल पाता, लेकिन चलिए अब हम आगे देखते हैं। यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियाँ, सबसे पहले देखिए पुर्तगाली, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट पे गोवा 1510 में, दीव 1535 में, दमन 1558 में और बसई 1533 में। ये पुर्तगालियों की बस्तियां जो इन्होंने स्थापित की। पूर्वी तट पर सोनथोम मद्रास के निकट, उसके बाद हुगली 1537 में और उसके बाद कोचीन 1500 में। और डच की कहाँ पे थी, मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, पटना बालासोर नागपट्टनम 1658 में और कोचीन 1663 में। तो ये डच की बस्तियां थी भारत में, जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी प्रमुख बस्तियां स्थापित की थी। उसके बाद अंग्रेज, तो अंग्रेज का देखिए सूरत में 1613, उसके बाद आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, बम्बई, मद्रास 1639 में, हरिहरपुर, बालासोर और हुगली में 1658 में इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फ्रेंच की 1668 में सूरत में, मसूलीपट्टम 1699 में, पांडिचेरी 1663 में, चंद्रनगर 1690-91 में और माहे 1725 में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, फ्रेंच यानी फ्रांस ने। अब हम देखते हैं आगे। यूरोपियों की भारत में प्रथम फैक्ट्रियाँ, तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे। 1502 में पुर्तगालियों की कोचीन केरल में स्थापित की गई। 1605 में ये पहली थी, वो हमने इकट्ठे सब कर लिया था, वो बस्तियाँ थी इससे पहले जो हमने कवर किया, ये प्रथम फैक्ट्रियाँ हैं। तो पुर्तगाली की कोचीन केरल में इन्होंने स्थापित की। डच ने 1605 में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। 1611 में अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। 1620 में डैनिश तंजौर तमिलनाडु में स्थापित की। 1668 में फ्रांसीसी ने सूरत गुजरात में स्थापित की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों ने, क्योंकि अलग अलग जगह खोज हो रही थी इन देशों की, तो 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों ने विश्व के विभिन्न देशों में आपसी संपर्क स्थापित किए। इसी दिशा में 1492 में कोलंबस भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकला और भटककर अमेरिका पहुंच गया।
तो कोलंबस को कहा जाता है जिसने अमेरिका की खोज की। यह भारत के लिए निकला था समुद्री मार्ग के, लेकिन ये दूसरी दिशा में पहुंच गया था, ठीक है, दिशा भटक गया था और ये जाके इसने अमेरिका की खोज की। कहा जाता है कोलंबस को कहा जाता है अमेरिका का खोजकर्ता। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा आपको पहले ही बताया प्रथम यूरोपीय और प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था। तो ये कहाँ पे पहुंचा था? बंदरगाह कालीकट, केरल में पहुंचा था। अब हम देखते हैं आगे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। अब हम यहाँ से हमारा स्टार्ट रहेगा, पुर्तगाली करेंगे, डच, अंग्रेज, स्पेन, उसके बाद फ्रांसीसी, सभी के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सब चीज़ों को हम आगे कवर करने वाले हैं। एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस पूरे 200% है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 में कालीकट केरल के समुद्री तट पर उतरा, ठीक है। तीसरी बात ये चीज़ आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। भारत के साथ व्यापार हेतु इस्तादो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने भारत के साथ जब व्यापार की पेशकश की तो उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, उसका नाम था हेतु इस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई। दुर्ग की स्थापना देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। ज़्यादातर आप देखेंगे गोवा में इनका बहुत प्रभाव रहा था। इन्होंने गोवा को काफ़ी देर बाद 1961 में गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, बाद में ये भारत का अंग बना था। 1503 में मसाले के व्यापार के लिए कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की पुर्तगालियों ने। 1503 में मसाले के व्यापार के लिए। दूसरी फैक्ट्री इनकी थी कन्नूर, केरल में, ठीक है, 1505 में। आगे देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से 1509। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, यहाँ पे वायसराय आएगा, वायसराय बनकर आया। अल्मेडा का जो प्रमुख उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना था अल्मेडा का। उसकी यह नीति क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति थी। इसका शांतिपूर्वक जो व्यापार करने का लक्ष्य था उसे बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन है? तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा की देन है, जो भारत में व्यापार करने आया था, एक पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों के भारत आने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? अरबों तथा वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना, यानी अरब और वेनिस के साथ जो भारत का व्यवसाय हो रहा था, व्यापार हो रहा था, उसको समाप्त करना था और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इस प्रकार इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब तक आपने जो वीडियो देखी है उसका कंटेंट आप समझ ही गए होंगे कि हमारे इस चैनल पे कैसे वीडियो पढ़ती है। अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो को लाई जाती है, अच्छे मैप के साथ, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसका लाभ अन्य लोगों को पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अल्फासो द अल्बुकर्क 1519 से 1515। 1509 में भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। कौन? अल्फासो द अल्बुकर्क, ठीक है, ये नियुक्त हुआ। अल्बुकर्क का जो उद्देश्य था पुर्तगालियों के व्यापारिक अधिकार की स्थापना करना था, यानी भारत में मोनोपोली हो, किसका? पुर्तगालियों का एकाधिकार जिसे बोला जाता है। उसने अल्मोड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी को ही बंद कर दिया। इससे पहले जो अल्मोड़ा था उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने बंद कर दिया था अल्फासो ने। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। ये देखिए केरल, कोचीन में इसने अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। ये देखिए, ये गोवा को छीनकर इसने अपने अधिकार में ले लिया। मैप के सहायता से चीज़ें समझेंगे, आसान रहेगा।
1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनी, यानी ये पुर्तगालियों की राजधानी रही गोवा, 1530 में जाकर बनी। पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। अब हम देखते हैं आगे। ये था अल्फांसो द अल्बुकर्क जो इसने काम किए। आगे था नीनी डी कुन्हा। ये सभी पुर्तगाली वायसराय थे। अभी हम पुर्तगालियों के बारे में कर रहे हैं, उसके बाद हम डच फिर अंग्रेज के बारे में करेंगे। अल्बुकर्क के बाद नीनी डी कुन्हा अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया 1529 से 1538 ईस्वी में। कुन्हा ने 1530 में अपना कार्यकाल कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि गोवा ही मेन इनका प्रमुख हो गया था। उसने गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। नीनी डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली बस्तियां देखिए, सैन्यथोपी चेन्नई, हुगली बंगाल में, दीव काठमांडू, तो इनकी प्रमुख बस्तियां थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु का प्रयोग करते थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए, ठीक है, नागपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु का ये प्रयोग करते थे। आगे 1599 में पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, सालसेट, भसीन, चेल, बम्बई और हुगली पर अधिकार किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया। अकबर की अनुमति से, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा मुगल वंश का ही शासन था जब अंग्रेज आए उस, ठीक है, अंग्रेज, क्योंकि इससे पहले मुगल वंश ही था। जहाँ तक हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हमने कवर किया उसमें आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आए, उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया था, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, उसमें मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया है सारा। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया भी किया। अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के खंबात की खाड़ी में हुआ था, जिसमें अकबर मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लाइन पूछी जा सकती है। 1595 तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर एकाधिकार हो गया। इंडियन ओशन, ये देख रहे हैं, इस पर सारा अधिकार पुर्तगालियों का हो गया था। ईसाई धर्म का प्रचार। सर्वप्रथम पहली शताब्दी में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। इस समय दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य का शासन था। पुर्तगाल ने 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। अब ये देखिए, पुर्तगालियों के समय किसका शासन था? सातवाहन साम्राज्य का शासन था। अब हम देखते हैं आगे, भारत में पुर्तगालियों का योगदान। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1566 गोवा में हुई। ठीक है, ये सब पुर्तगालियों का योगदान है। ठीक है, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण। भारत में जड़ी बूटियां व वनस्पति पर प्रथम पुस्तक 1563 में गोवा में प्रकाशित हुई। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। गोथिक स्थापत्य कला क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये मीनार, ये देख रहे, ये वाली जो मीनार, इससे जो बिल्डिंगें हैं वो ऊंची लगती हैं। त्रिकोणीय मीनार जो देख रहे हैं ना, नोक वाली, तो इसे बोला जाता है गोथिक स्थापत्य कला। तो जब पुर्तगाली भारत में आए तो इस कला को भी लेके आए। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर 1661 में तक शासन किया, 1661 तक। ठीक है, यहाँ 1961 आएगा, सॉरी 1961 तक। ठीक है, ये आप थोड़ा सही कर लेना। 19 दिसंबर 1961 को इन्हें भारत का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, तब तक इन्होंने शासन किया। अभी अगर आप गोवा में जाएंगे तो देखेंगे कि जो वहाँ पे जो इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पुराने, उसका जो सिस्टम है पुर्तगालियों के हिसाब से ही है। ये गोथिक स्थापत्य कला, तो इसी प्रकार अब ये बनी हुई हैं। अभी भी गोवा में इसका काफ़ी प्रभाव है पुर्तगालियों का। ठीक है, ईसाई धर्म वहाँ पे काफ़ी फैला हुआ है। आगे देखिए, पुर्तगालियों के पतन के कारण भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना उनका मेन पतन का कारण था। गुप्त रूप से व्यापार करते थे, डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाते थे, जिस कारण इनका पतन हुआ। नए उपनिवेशक ब्राज़ील की खोज इन्होंने की, जिस कारण इनका पतन हुआ। अपर्याप्त व्यापारी तकनीक, इनके पास व्यापारी तकनीक ज़्यादा नहीं थी। पुर्तगाली वायसराय पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण होता था। पुर्तगाल राजा पुर्तगाल में बैठा हुआ होता था और भारत में जो पुर्तगाली वायसराय थे उस पर ये नियंत्रण करता था। ठीक है, आप वहाँ से बैठ के यहाँ क्या चीज़ है
वहाँ के राजा को भी नहीं पता होता, लेकिन जो चीज़ें उसका वायसराय जानेगा उसको उस चीज़ को ज़्यादा बेस्ट तरीके से पता होगा। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं उसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेस्ट होगा, चाहे वो राजा है। ठीक है, इसका भी एक मेन फेलियर सामने आया, जिस कारण पुर्तगालियों के पतन के कारण ये सभी मेन जो कारण थे और इसका अंत हो गया। डच या नीदरलैंड 1596 ईस्वी में। अब इसके बारे में देखिए, पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। प्रथम डच यात्री 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन समुद्री रास्ते से पहुंचा। अब ये प्रथम डच है। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। प्रथम डच है कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। बस यही प्रथम तो जरूर याद रखिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वारिंगडे औषध इंडेशे कंपनी की स्थापना की गई। 1602 में डच संसद के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की भी स्थापना की गई। ठीक है, भारत में डच कंपनी का जो उद्देश्य था काली मिर्च तथा मसाले के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना था। 1605 में डचों के द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाना की स्थापना मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं। क्यों आए, किस में व्यापार किया, पहला कारखाना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया, पहला व्यक्ति कौन था और इनकी कंपनी का नाम क्या था। एक एक पॉइंट जिसको ये लाइन की गई है सभी इम्पोर्टेंट है। आगे 1664 में औरंगजेब ने डच को 3.5% वार्षिक शुल्क के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। 1690 में पुलिकट के स्थान पर कोरोमंडल तट प्रमुख बन गया। ये देखिए पुलिकट तट, यहाँ पे पुलिकट झील से समुद्री महानदी डेल्टा, यहाँ पे पुलिकट है। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक, तो कोरोमंडल तट, तो ये जो था इनका प्रमुख केंद्र बन गया। इसलिए आपको बताया मैप बहुत ज़रूरी है, सभी तट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक बनता है, मालाबार तट, ठीक है, बंगलोर से कन्याकुमारी तक, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। डचों के द्वारा भारत में मुख्यतः नील, अफीम, चावल, सूती वस्त्र निर्यात किया गया। डचों के द्वारा नील मसूलीपट्टनम से निर्यात करते थे। 1759 में बंगाल में डच कंपनी व ब्रिटिश कंपनी क्लाइव के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति खत्म हो गई, डच शक्ति का अंत ही हो गया था। बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी क्लाइव, ठीक है, और किसके बीच में? डच के बीच में। बेदरा का युद्ध अगर पूछा जाए तो इन दोनों के बीच में हुआ था। आगे अंग्रेज 1600 में अंग्रेज आए भारत, इन्होंने तो शासन किया भारत में। तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफन था, पहला अंग्रेज नागरिक। दूसरा अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया। दोनों याद रखिएगा, थॉमस स्टीफन। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कैसे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने, ठीक है, देखिएगा कौन सा दल है, मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया 1600 में। 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया 1694 में। अब सारी प्रजा को जब अधिकार करने का मिल गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा कि जाके भारत में व्यापार करो, तो धीरे धीरे तो इनका राज वैसे ही भारत में फैलेगा, हर कोई व्यापार करने आ जाएगा अंग्रेज। तो इनकी संसद ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि ब्रिटेन की सारी प्रजा, सारी नागरिक जाके भारत में व्यापार कर सकती है। अब आगे देखिए 1698 में जनरल सोसाइटी संसदीय अधिनियम द्वारा एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी की स्थापना इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट नाम से की गई। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और ये थी 1698 में एक अलग कंपनी की स्थापना की गई, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी द ईस्ट नाम, ये इसका ये नाम था। तो आगे देखिए क्या हुआ, नई कंपनी की विशेषाधिकार, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, ये अलग कंपनी थी, तो इसको भी अधिकार चाहिए थे। तो 1658 में विलियम नोटिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, विलियम तीर्थ का राजदूत बनाकर, विलियम तीर्थ, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ था वहाँ पे ब्रिटेन में, उसने विलियम नोटिस को भेजा औरंगजेब के दरबार में कि अगर इस पे औरंगजेब का एक अधिकार मिल जाए तो हम इसके द्वारा भारत में अधिकार
या मतलब व्यापार कर सकते हैं। 1602 में चार्टर्ड ऑफ यूनियन द्वारा दोनों कंपनियों का विलय करने का निर्णय किया गया। इसने तो अधिकार दे दिया, लेकिन 1702 में चार्टर्ड ऑफ यूनियन द्वारा दोनों कंपनियों का विलय हो गया। ठीक है, कौन कौन सी? इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी द ईस्ट, ठीक है, इसका, और ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हुआ। 1708 में संयुक्त जो नाम हुआ उसका क्या हुआ? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड एंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ये इसका नाम रखा गया दोनों को मर्ज करने के बाद। इस विलय में गोल्डफिन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे गोल्डफिन समझौता कहा गया, दोनों कंपनी का जब विलय हुआ। अब इसके आगे देखिए क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। अब ये नाम जो था वो चला 1833 तक, जो इतना बड़ा नाम आपको बताया है ये द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, ये नाम चला 1833 का, इसका अस्तित्व में रहा। उसके बाद क्या हुआ? चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ठीक है, कोलकाता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। एग्ज़ाम में बहुतों बारी ये क्वेश्चन जरूर बना है कि दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, उससे पहले कोलकाता ही राजधानी थी अंग्रेजों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप 10 स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। ईस्ट इंडिया का प्रथम गवर्नर कौन था? वो था थॉमस स्मिथ था। क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। वीडियो इस हिसाब से बनाई गई है एनालिसिस करके कि कौन से एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को देख के ही बनाया गया है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये था थॉमस स्मिथ था। अब हम देखते हैं आगे। तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, कैसे कैसे इसकी स्थापना की गई। आगे देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है, पूरी लाइन देखिए। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में भेजा किसे? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में भेजा। सभी देखिए जिसमें लाइन, किसने भेजा, किसके दरबार में भेजा और किसको भेजा। 1609 में हॉकिंस ने जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की इजाज़त मांगी। 1609 में हॉकिंस ने कि हमें सूरत में बसने की इजाज़त दी जाए। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको किसके द्वारा दी गई थी। तो जहांगीर ने हॉकिंस को दी थी, विलियम हॉकिंस को। 1612 में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ये सूरत है, ये देखिए सूरत बंदरगाह। ठीक है, तो ये है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो सूरत बंदरगाह जीतकर पुर्तगालियों का अधिकार इससे समाप्त कर दिया गया था 1612 में। अब हम देखते हैं आगे। सर थॉमस रो 1615 से 1618। 18 सितंबर 1615 को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा। ठीक है, कौन? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा सर थॉमस रो। ये दूसरा, फिर ये भी आया राजदूत के रूप में। पूर्वी तट पर अंग्रेज का पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, व्यापारिक कोठियों की स्थापना देखिए। 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी तट मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में व्यापारिक कोठी की स्थापित की गई और यहाँ से वस्त्र निर्यात होता था। ये देखिए यहाँ से। इसके अलावा अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ये गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह भी था मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कहाँ से कौन सी चीज़ें निर्यात होती थी अंग्रेजों के, और कौन कौन सी व्यापारिक कोठियाँ थी। आगे देखिए, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में खोला। पूर्वी भारत की बात हो रही है। तत्पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, पटना, बालासोर और ढाका में भी अपने कारखाने स्थापित किए।
अंग्रेज़ों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला 1641 में बुलवाया। ये भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम किला था। 1641 में जो बना था मद्रास में, जो प्रेजेंट चेन्नई है, तमिलनाडु। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। अब हम देखते हैं आगे, अंग्रेज़ों का बंगाल में व्यापार कैसा था। अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1651 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाह शुजा, जो कि शाहजहाँ के दूसरे पुत्र की अनुमति से बनवाई, हुगली में। हुगली के बाद अंग्रेज़ों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने खोले। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। गेराल्ड ओंगियर को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बम्बई शहर का संस्थापक गेराल्ड ओंगियर को माना जाता है। गेराल्ड द्वारा बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने की टकसाल की स्थापना की गई, जब ये बम्बई का गवर्नर था। और ये बम्बई का दूसरा गवर्नर था। जॉर्ज ऑक्सीडेन प्रथम गवर्नर था बम्बई का, लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव हो वो गेराल्ड ओगियर का ही माना जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का बंगाल में व्यापार कैसा कैसा था, ये चीज़ें, और बम्बई का संस्थापक कौन था, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे, डैनिश 1616 ईस्वी में आए भारत। अंग्रेज़ों के बाद डेनमार्क की डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आए। सेरामपुर बंगाल में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। सेरामपुर डेनमार्क की प्रमुख केंद्र और मुख्यालय था। सेरामपुर डेनमार्क का प्रमुख केंद्र और मुख्यालय भी था। नेपोलियन युद्ध 1803-1815 के दौरान ब्रिटिश ने डैनिश जहाज़ पर हमला कर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार होने को नष्ट कर दिया। एक चीज़ आपने देखी है, अंग्रेज ने सभी को नष्ट किया, पुर्तगालियों को, डच को, फिर उसके बाद डैनिश को, लेकिन अंग्रेज आखिरी तक रहे। ठीक है, तो इन्होंने नेपोलियन युद्ध में इनको भी नष्ट कर दिया। उन्होंने डैनिश बस्तियों पर कब्जा किया और ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। तो इस प्रकार डेनमार्क के जो डैनिश थे वो भी हारे नेपोलियन युद्ध के दौरान। आगे देखिए, फ्रांसीसी 1664 में लुई 14वां मंत्री काल्बर्ट के प्रयासों से प्रथम फ्रांसीसी कंपनी कंपेन देश इंडेसे ओरिएंटल की स्थापना की गई। 1668 में सूरत में प्रथम कारखाना जो फ्रांसीसी ने लगाया, दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया 1699 में। दोनों कारखाने फ्रांसीसियों द्वारा जो लगाए गए थे। प्रथम 1668 में सूरत में लगाया गया प्रथम कारखाना, और दूसरा खाना मसूलीपट्टनम में लगाया गया 1699 में। अब हम देखते हैं आगे, फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीस बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में जो फ्रांसीस बस्तियां थी उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे 1701 में पुडुचेरी में फ्रांसीस बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया, यानी पुडुचेरी जो था वो फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय था, जिसे राजधानी आप कह सकते हैं। मार्टिन को फ्रांसीस मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मार्टिन को 1720 में जॉन ला गवर्नर बना, ये भी 1720 में बना। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई 1731 में। देखते जाइए कैसे कैसे कौन गवर्नर बना। सबसे पहले फ्रांसिस मार्टिन था, उसके बाद आया जॉन ला गवर्नर, जॉन ला, उसके बाद आया फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। 1735 में ड्यूमा गवर्नर बना। फ्रेंच लोगों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार स्थित माही तथा 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ किसके बाद, जितने भी युद्ध हुए हैं तीनों कर्नाटक युद्ध के, तीन, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीनों हुआ था अंग्रेज, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। देखिए कारण, ये युद्ध जो हुआ था
ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रेलिया यूरोप में था। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया, ये भी एक देश है। तो उस युद्ध से उसका वहाँ पे उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है, तो ब्रिटेन होगा या फ्रांस होगा। तो इस कारण ये युद्ध हुआ कहाँ पे, कर्नाटक में। तो इस युद्ध से प्रभावित, जैसे नहीं चिढ़ होती है, चिढ़ वहाँ के गुस्सा और कहीं पे निकालना, तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से ये प्रभावित था, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे, और भारत में भी यही दोनों थे, जिस कारण कर्नाटक का युद्ध हुआ। मुख्य खिलाड़ी कौन थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके मुख्य खिलाड़ी थे। प्रमुख घटनाएं देखिए, 1746 में मद्रास पर फ्रांसीसी का कब्जा हो गया, 1746 में। उसके बाद सेंट थॉमस की लड़ाई, जिसमें फ्रांस की सेना ने नवाब की सेना को हराया। तो इसकी प्रमुख घटनाएं थी कितना कि मद्रास पर किसका हुआ, फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ। परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी को मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। कब्जा तो चाहे इनका हो गया, लेकिन इनको ये लौटाना भी पड़ा। युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन निर्णायक हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा प्रबल रही इस युद्ध को जीतने में। अब हम देखते हैं आगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। कारण क्या था, ब्रिटिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दक्षिण कर्नाटक और हैदराबाद जो में थे, उनमें प्रभुत्व के लिए संघर्ष था कि कर्नाटक और हैदराबाद किसका है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का है। युद्ध के परिणाम देखिए क्या हुए, अंग्रेजों ने इस युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत की और दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार किया। इसके अलावा जो फ्रांसीसी थे वो हालांकि पराजित तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके प्रभाव में काफ़ी नुकसान हुआ था। जो द्वितीय जो युद्ध था उसका मेन कारण था कर्नाटक और हैदराबाद में किसकी प्रभुता रहेगी। आगे हम देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। तो तीसरी कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में प्रभाव था। वहाँ पे यूरोप में तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के कारण कितने दिन तक युद्ध चलता रहा, 7 ईयर, 7 वर्षों तक चलता रहा, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, जिस कारण ये युद्ध हो गया। महत्वपूर्ण घटना क्या थी, वांडी वंश की लड़ाई 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। परिणाम क्या हुआ, पेरिस की संधि हुई, जिसमें फ्रांसीसी की हार और अंग्रेजों की सर्वोच्चता, दो चीज़ें हुई। एक हुई पेरिस की संधि और इसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज विजयी रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वांडी वंश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया था अंग्रेजों ने। आगे देखिए, पेरिस की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्या है, सबसे ध्यान से देखिएगा। पेरिस की संधि 1783 में हस्तक्षेप एक मतलब हस्ताक्षर थे, एक महत्वपूर्ण समझौता था, जिसमें अमेरिकी क्रांति को समाप्त कर दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई 1783 में। ये संधि 3 सितंबर 1783 को ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर की गई। इससे अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सीमाएं निर्धारित की गई। 1763 में पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और भारत में भी जिस कारण युद्ध समाप्त हो गया, वहाँ के युद्ध यहाँ हो रहे थे। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष सभी प्रदेश फ्रांसीसी के अधिकार 1749 में वापस कर दिए, बस चंद्रनगर को छोड़ा। 1771 में फ्रांस के सम्राट लुई 15वें ने फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी को ही समाप्त कर दिया। बाद में फ्रांस का भी काम तमाम हो गया, फ्रांस का भी अंत हो गया और अंग्रेज रहे 1947 तक, ठीक है। तो इस प्रकार ये थी पेरिस की संधि। भारत में इसके क्या क्या प्रभाव रहे और इसकी कुछ बॉर्डर लाइनिंग ये देखिए, पेरिस की संधि ये देखिए, ब्रिटिश क्लेम, जो ब्रिटिश का क्लेम होगा ये है, इसके बाद फ्रेंच का यहाँ पे, उसके बाद स्पेनिश का ये ग्रीन वाला, रशियन का यहाँ, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है, ये रशियन अमेरिका, तो इस प्रकार सब चीज़ें थी। अब हम देखते हैं आगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी और बक्सर का युद्ध। सबसे पहले देखते हैं प्लासी का युद्ध, लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध, लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का स्वामी बना दिया और उसे अपनी राजधानी के रूप में भी प्रयोग किया।
ठीक है। आपको बताया कि कलकत्ता राजधानी रही थी, ये आपको पहले ही बताया। तो लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, ये जीता था और ये हारा था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा उद दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया जी। ये युद्ध बक्सर नामक स्थान पे हुआ जो वर्तमान बिहार में स्थित है, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव रखी गई। अंग्रेज थे वो विजयी रहे, मीर कासिम हारा और अंग्रेज विजयी रहे और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी की नींव रखी गई। यानी अब ये फाइनल हो गया कि हर जगह जो है अंग्रेजों का शासन हो गया। तो ये था भारत में यूरोपियों का आगमन। वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कंटेंट कैसे लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसे लगाइए, ठीक है, स्टेटस के तौर पे, जिससे लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।